हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स मेड इजी। आज हमारा फ्रिक्शन का सेकंड लेक्चर है। तो बेटा अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा आप उसको देखो पहले, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स आज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पहली चीज़ जो हमने सीखनी है वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? सपोज एक ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने फोर्स अप्लाई किया राइट की तरफ। सपोज पुल किया इसको हमने, पुश पुल कुछ भी लगा लो, तो हमने इसको इस तरफ फोर्स लगाया। इसके ऊपर एक फोर्स mg लगा हुआ है नीचे की तरफ, एक नॉर्मल रिएक्शन लगा है इसके ऊपर की तरफ, और एक इसके ऊपर अब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। जिस फोर्स पे ये जस्ट मूव कर जाता है, बी केयरफुल जो मैं बोल रहा हूँ, हम प्रैक्टिकली बेटा हम ऐसे काम नहीं करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम क्या कर रहे हैं, देखो हम इसको फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे, वेरी स्मॉल चेंज, मतलब स्लोली हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक फोर्स, एक पर्टिकुलर फोर्स पे ये जस्ट मूव करना शुरू कर देगा। फोर्स जो है बेटा बहुत स्लोली इंक्रीज की जा रही है। मान लो 0 न्यूटन, 0.1 न्यूटन, 0.11 न्यूटन, 0.12 न्यूटन एंड सो ऑन। तो एक पर्टिकुलर फोर्स पे ये जस्ट मूव करना शुरू कर देगा। वो जिस फोर्स पे जस्ट मूव करना शुरू किया उस फोर्स को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके ऊपर पीछे की तरफ एक्ट कर रही है, Fl, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी पीछे की तरफ, राइट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। वेक्टर्स में हम क्या करते थे, पैरेललोग्राम लॉ, राइट। तो ये दोनों वेक्टर्स हो गए हमारे। अब इनका रिजल्टेंट ये आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया। ये जो रिजल्टेंट एंगल आर के साथ बनाता है, ये जो रिजल्टेंट ने, किसका रिजल्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। और वो भी कौन सी फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो जो आर के साथ एंगल बनाता है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। सो लिख लेते हैं बेटा, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ normal reaction and limiting friction with normal reaction is called angle of friction. अब आप थोड़ी देर में इसको समझोगे कि वाई इट वॉज डिफाइंड लाइक दिस, इसको ऐसे क्यों डिफाइन किया गया, इससे क्या पता लगता है। अब सपोज बेटा नाउ दिस एंगल इज थीटा। अगर मैं ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ, मान लो ए बी एंड सी, ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा देखते हैं किसके इक्वल है, टेन थीटा। सो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी, एंड बी सी इक्वल्स टू दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये आ गया Fl अपॉन दिस। नाउ दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, ओके। सो tan थीटा कितना आ गया, Fl अपॉन r, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। अब बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, हमने अभी पढ़ा था, म्यू इंटू आर। म्यू इंटू आर होता है। म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हम म्यू एस लिख देते हैं इसको, म्यू एस इंटू आर। अगेन बेटा म्यू एस इंटू आर से आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मिलती है, ये याद रखना है। इससे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं होती। स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा वेरिएबल होता है, 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करता है। तो म्यू एस इंटू आर अपॉन आर, तो आर कैंसिल हो गया, यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू म्यू एस। यानी कि अगर आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, आप उसका tan निकालोगे तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा।
tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये इसका एडवांटेज होता है, ये इसका फ़ायदा है। आगे इसको और भी इसके रिलेशंस हैं जो हम निकालेंगे। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है सर? एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। जो एंगल नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ बनाता है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। सो tan थीटा इक्वल्स टू म्यू एस आ गया यहाँ से। थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए। If the angle of friction for the two surfaces is 30 degree, find the coefficient of friction for the two surfaces। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो दो सरफेसेस के लिए डिफाइन किया जाता है। अगर कोई बोले सर स्टील का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसका कोई आंसर नहीं होगा बेटा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो सरफेसेस के लिए डिफाइन किया जाता है। अब स्टील का ऑब्जेक्ट है मान लो, तो आप उसको लकड़ी के ऊपर चलाओगे तो फ्रिक्शन अलग आएगी, स्टील को स्टील के ऊपर चलाओगे तो फ्रिक्शन अलग आएगी, स्टील को कंक्रीट के ऊपर चलाओगे तो फ्रिक्शन अलग आएगी, राइट। आप खुद सोच सकते हो। तो बेटा दो सरफेसेस के लिए म्यू डिफाइन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या है? इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन फॉर द टू सरफेसेस इज 30 डिग्री, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द टू सरफेसेस। ओके, हमें फॉर्मूला पता है, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू एस। सो tan 30 इक्वल्स टू म्यू एस। तो कितना आ गया बेटा? 1/√3। तो म्यू एस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 1/√3। ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आता है, स्टैटिक आता है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। ओके, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल इज एंगल ऑफ रिपोज। इसको ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? इसी एक्सपेरिमेंट से ही म्यू की वैल्यू निकलती है। अब देखना बेटा ध्यान से। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी इसका देता हूं। नाउ सपोज ये सरफेस है, इसके ऊपर हमने ये ऑब्जेक्ट को रख दिया, राइट। ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा है। अब बेटा मैं इसका इंक्लिनेशन इसका जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू करता हूँ। ये एंगल अभी हॉरिजॉन्टल है, ये तो एंगल 0 है। अब इसका एंगल मैं थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करता हूँ। बेटा देखो, एक पर्टिकुलर एंगल पे ये स्लिप करना शुरू हो गया। बेटा क्योंकि मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ तो मैं इतना डेलिकेटली नहीं कर सकता, बट ये एंगल बहुत स्लोली इंक्रीज़ किया जाता है, वेरी स्लोली। तो एक पर्टिकुलर एंगल पे ये इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। अब ये तो बेटा एक्सेलरेट कर गया, मतलब बिल्कुल स्लाइड धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आएगा। तो जिस एंगल पे दिस ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, उस एंगल को अगेन बिगिंस टू स्लाइड, इट डज नॉट एक्सेलरेट, बहुत ग्रेजुअली, बहुत मामूली सा धीरे धीरे चलेगा। उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। सो लेट अस सी। अच्छा, इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लगी हुई हैं? देयर आर 3 फोर्सेस, mg नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन फोर्स F। mg अर्थ लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस ने लगाया इस ब्लॉक के ऊपर, और एक फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है बेटा? पैरेलल टू द सरफेस। तो इस सरफेस के पैरेलल लगेगी फ्रिक्शन फोर्स,
यानी इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग गई। नाउ इस mg के हम कंपोनेंट्स बनाते हैं। सर कंपोनेंट क्यों बनाने पड़ रहे हैं वो भी अभी देखते हैं। इस mg के हमें कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि देखो जो मोशन हो रहा है वो इसके अलोंग हो रहा है, इस एक्सिस के अलोंग, इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और ये y, और y एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम है, राइट। जब हम हॉरिजॉन्टल लेते थे और वर्टिकल लेते थे तो मोशन वाज अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे इसके अलोंग मोशन हो रहा है तो मुझे इसके अलोंग और इसके अलोंग फोर्सेस चाहिए। तो इस mg को दो कंपोनेंट्स बना दिए, mg cos अल्फा, बट हम प्रोजेक्टाइल से कंपोनेंट बना रहे हैं, जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ cos थीटा कंपोनेंट होता है। तो mg cos अल्फा ये वाला कंपोनेंट बन गया। ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, mg sin अल्फा। तो ये mg cos अल्फा कंपोनेंट है, ये mg sin अल्फा। अब ध्यान से समझना, ये कैच है बेटा, ये आपको अच्छे से ऑब्जॉर्व करना है, जो मैं बोलूँगा ध्यान से समझना। ओके, अगर हम अलोंग y एक्सिस देखें बेटा, कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस को आप x और y मान सकते हो। बच्चों को लगता है सर ये y होता है और ये x होता है, नहीं, ये x और ये y भी हो सकता है। जैसे देखो ये x मैंने मान लिया और ये अब y हो जाएगा। x और y कोई भी दो एक्सिस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, y एक्सिस देखते हैं। इस एक्सिस के अलोंग क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगा? नो। क्या ये ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइंड के अंदर धंस जाएगा, स्टिक कर जाएगा? नो, क्योंकि अगर ये इंक्लाइन टूट गया फिर होगा, अदरवाइज अगर ये इसके पैरेलल आ रहा है यानी कि इसके अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। सो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, r माइनस एम जी कॉस एल्फा इक्वल्स टू 0। r माइनस एम जी कॉस एल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ गया एम जी कॉस एल्फा। देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था, कई बच्चे सोचते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एम जी होता है, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। नॉर्मल रिएक्शन सिचुएशन के हिसाब से होता है। कई बार एम जी प्लस एम ए होता है, कई बार एम जी कॉस एल्फा होता है, जैसे यहाँ पर आ गया। तो आपको ये रट्टा नहीं लगाना कि r इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू एम जी। सो बी केयरफुल, r यहाँ पे कितना आ गया, एम जी कॉस एल्फा, इंक्लाइंड प्लेन, तो ये एम जी कॉस एल्फा के इक्वल आ गया। अब इसके अलोंग देखते हैं, अब समझना बेटा ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड कर रहा है वेरी स्लोली, इट इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग, इट इज़ नॉट गेनिंग स्पीड, इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, बहुत ग्रेजुअली, बहुत स्लोली नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बेटा एम जी साइन अल्फा और ये एफ कौन सा हो जाएगा, अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। मैंने आपको बताया था लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है सर, जिस पे मोशन जस्ट बिगिंस, राइट। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज आपने अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करनी शुरू की तो एक पर्टिकुलर अप्लाइड फोर्स पे ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे सरफेस पे स्लाइड करना शुरू कर देता है, तो उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये एम जी साइन अल्फा है, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। अब सुनना बेटा ध्यान से, तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं, अगर एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखते हैं एम जी साइन अल्फा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू 0। ये एक्सेलेरेट नहीं कर रहा है। अब बेटा सोचो थोड़ा, अगर इस एंगल को बढ़ा दिया जाए, और एंगल ऑफ रिपोज कौन सा एंगल है, जिस एंगल पे मोशन जस्ट शुरू हुआ है, मतलब वेरी स्लोली इट इज स्लाइडिंग, वेरी वेरी स्लोली इट इज स्लाइडिंग, तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। अगर एंगल इससे बड़ा हुआ तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट भी करेगा, जो कि हम नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे। ओके, सो एम जी साइन अल्फा माइनस एफ एल इक्वल्स टू 0। सो एम जी साइन अल्फा इक्वल्स टू एफ एल, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, राइट। इसको मैं एम जी कॉस एल्फा इक्वल्स टू आर लिखता हूँ, ए इक्वल्स टू बी, तो बी इक्वल्स टू ए, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। इसको इक्वेशन 2 लिखते हैं। अब देखना बेटा ध्यान से, इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 से डिवाइड करो, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, तो आप डिवाइड करेंगे क्या होगा, एम जी साइन एल्फा अपॉन एम जी कॉस एल्फा इक्वल्स टू एफ एल अपॉन आर। एम जी कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, tan अल्फा इक्वल्स टू एफ एल अपॉन आर। बट अभी हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा एफ एल अपॉन आर किसके इक्वल है बेटा, एफ एल अपॉन आर इज म्यू एस, एंड म्यू एस इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा।
और थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो इसका मतलब tan अल्फा इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया? tan थीटा, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू थीटा। तो एंगल ऑफ रिपोज हमने क्या प्रूव कर दिया? एंगल ऑफ रिपोज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। बेटा अब आप समझ सकते हो किन्हीं भी दो सरफेसेस का अगर आपको म्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे। एक मटेरियल से आप इंक्लाइंड बना दो बेटा, और दूसरे मटेरियल से आप क्या बनाओ? दूसरे मटेरियल से ऑब्जेक्ट बना दो। सो दूसरे मटेरियल से ऑब्जेक्ट बना के इसको थोड़ा थोड़ा इंक्लाइन को इंक्रीज करो, और जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है वो आपका हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज। अगेन जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, जस्ट बिगिन। बहुत डेलिकेटली बेटा इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ये लैब के अंदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहाँ पे किया जाता है। आप भी चेक कर सकते हो बेटा, अपना आपके जो स्कूल लैब होगा वहाँ पे ये होता है, आप चेक कर सकते हो एक्सपेरिमेंट करके, तो वहाँ से आप म्यू फाइंड कर सकते हो। तो बेटा एंगल ऑफ रिपोज निकाल दिया, लेकिन एंगल ऑफ रिपोज किसके इक्वल आया है? एंगल ऑफ रिपोज हैज़ कम आउट टू बी इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ रिपोज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो वहाँ से आप अगर ये अल्फा आ गया तो थीटा आ गया, और वहाँ से आपके पास म्यू एस आ जाएगा। मतलब मान लो ये लकड़ी का ब्लॉक है, और मान लो ये नीचे भी एक और इंक्लाइंड लकड़ी का बना हुआ है, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ वुड विद वुड आ गया। मान लो ये ब्लॉक मैंने स्टील का बना दिया और इसको वुड के ऊपर चला दिया, तो म्यू ऑफ स्टील एंड वुड आ जाएगा। मान लो ये रबर का ब्लॉक बना लिया मैंने, जिससे टायर बने होते हैं सपोज, वो वाली रबर, और ये कंक्रीट का बना लिया, तो रबर एंड कंक्रीट का म्यू आ जाएगा। बेटा कोई पेयर के लिए म्यू होता है, राइट? तो दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ इंक्लाइन एट विच द मोशन जस्ट बिगिंस। सर अगर हमने एंगल बढ़ा दिया तो क्या होगा? अब देखते हैं बेटा। सपोज इससे एंगल ज़्यादा कर दोगे, आप इमेजिन तो कर ही सकते हो बेटा। अगर एंगल इससे बढ़ गया तो क्या होगा? फिर आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट नीचे आएगा। यस, बहुत फास्ट तो आएगा, लेकिन बेटा वो एक्सेलरेट करेगा। बहुत फास्ट इज़ नॉट अ टेक्निकल टर्म, वो ऊपर से नीचे एक्सेलरेशन के साथ आएगा, यानी उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगी। अब देखते हैं ध्यान से, एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अब आप देखना ध्यान से, ये थीटा है, एंड थीटा जो है वो अल्फा से ज़्यादा है। अगर आपने एंगल ऑफ इंक्लाइंड एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा कर दिया तो बेटा उस केस में ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। लेट अस सी। अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? ध्यान से देखना बेटा, थोड़े टाइम के बाद ये आपको जो वेक्टर्स का रेजोल्यूशन है याद हो जाएगा। थोड़ा इनिशियली थोड़ा मुश्किल लगता है, बट देन काफ़ी बार करके ये आपको याद हो जाएगा। ये आर हो गया, ये mg हो गया, और ये आपका हो गया फ्रिक्शन फोर्स। ओके, और ये नीचे की तरफ mg, अब आपको थोड़ा थोड़ा याद भी होने लग गया होगा। ये बेटा mg cos थीटा है, और ये mg sin थीटा है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? अब आप देखना, ये x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। ये x एक्सिस और ये y। तो पहले हम y एक्सिस की बात करते हैं। अलॉन्ग y एक्सिस r माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू 0। सो r की वैल्यू बेटा आ गई mg cos थीटा। सर ये क्यों निकाल रहे हैं? अभी आपको पता लग जाएगा। अब अलॉन्ग x एक्सिस की बात करते हैं। ओके, अलॉन्ग x एक्सिस, ये आपका अलॉन्ग x एक्सिस हो गया बेटा। क्या बनेगा? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू ma। ये समझो बेटा ध्यान से। अब इस केस में एक्सेलरेशन हो रही है, ये ऑब्जेक्ट नीचे एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है ऐसे, क्योंकि आपने एंगल बहुत ज़्यादा कर दिया है, एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा कर दिया है। तो अब ये जिसको हम बोलते हैं बहुत फास्ट नीचे आएगा। अब बहुत फास्ट नहीं बोलना है कि सर ये एक्सेलरेट करके, एक्सेलरेट करता हुआ या विद एक्सेलरेशन नीचे आएगा। ओके, सो लेट अस सी mg sin थीटा
माइनस फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है बेटा, म्यू इंटू आर इक्वल्स टू एम ए। अब एम जी साइन थीटा माइनस, अगर बेटा मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया है, क्वेश्चन में अगर तो वो अलग अलग म्यू देते हैं, स्टैटिक का अलग और काइनेटिक का अलग, तो आपको ध्यान रखना है काइनेटिक कब लगेगा, जब मोशन एक्चुअली हो रहा है, और स्टैटिक कब लगेगा, जब तो या तो मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ है या फिर मोशन नहीं हुआ, तब वहाँ से चेक होगा। तो अब इसके अंदर मैंने म्यू लिखा है, अगर कोई मुझसे पूछे सर यहाँ पर म्यू कौन सा यूज़ होगा, स्टैटिक या काइनेटिक, तो यहाँ काइनेटिक यूज़ होगा। अगर क्वेश्चन में अलग अलग दिया हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है, ये म्यू के होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने म्यू इसलिए लिख दिया कि एक्सक्यूज मी, कई बार रादर मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में देखा है कि म्यू सेम दिया होता है, एक ही म्यू दिया होता है। ओके, सो म्यू इंटू आर की वैल्यू हमने निकाली है बेटा, एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ए। अब एम जी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ओके, क्या बच गया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू एम इंटू ए। एम कैंसिल हो गया बेटा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये एक्सेलरेशन होगी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ इतनी एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा। अगर आपने इंक्लाइंड का एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा कर दिया तो इतनी एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करेगा। ए इक्वल्स टू जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये एंगल ऑफ रिपोज नहीं है, उससे थोड़ा सा बड़ा है, राइट। कुछ भी हो सकता है, मान लो एंगल ऑफ रिपोज सपोज 30 आया तो ये 35 भी हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70, 80 कुछ भी। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। नाउ फॉर स्मूथ सरफेस, कई बार ये स्मूथ सरफेस बोल देते हैं। स्मूथ सरफेस का मतलब फ्रिक्शन नहीं है बेटा, प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाइपोथेटिकली मतलब क्वेश्चन के अंदर तो दिया ही जा सकता है। जैसे रफ इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, वैसे ही स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन बोल देते हैं। बट अगर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है तो म्यू जो है वो ज़ीरो होगा, म्यू की वैल्यू ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, जी साइन थीटा। तो उस केस में एक्सेलरेशन जो होगी वो जी साइन थीटा होगी। अगर म्यू ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन यानी कि फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगी बेटा। अदरवाइज रफ पे कितनी एक्सेलरेशन हो गई, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, राइट। लेकिन आपको ये प्रोसीजर आना चाहिए, आर की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एंड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स, राइट। तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश भी सीखने की कोशिश करना बेटा, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ ग्रेट डील इन योर फ्यूचर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। कोशिश करो बेटा धीरे धीरे, जिसको नहीं आता, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हो तो थोड़ा थोड़ा उसको भी ट्राई करो। तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए, राइट। तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू आर, अगेन ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। उसके बाद आपके पास आपने एम जी कॉमन लिया और आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अब इसके थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको एक क्लियर हो जाए। ये फ्रिक्शन की थ्योरी थी, ये मेन चीज़ें हमने कर ली हैं। अब इसके क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो प्योर क्वेश्चंस का होगा, बट आज थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट आपको फॉर्मूले थोड़े रिवाइज हो जाएं। नेक्स्ट लेक्चर में पूरे क्वेश्चंस ही होने वाले हैं। ओके, लेट अस सी। ये एक ब्लॉक है, इसका मास सपोज 5 kg है और आपने इस पे P फोर्स लगाया, म्यू दिया हुआ है 0.4। नाउ दे से फाइंड द मिनिमम फोर्स P so that 5 kg
just begins to move। आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ बेटा, मे बी यू कैन हेल्प मी विद दिस। आप अपना आंसर भी मुझे दे सकते हैं। मैंने बहुत जगह देखा और बहुत जगह बोलते हुए भी सुना कि ऑब्जेक्ट इज़ अबाउट टू मूव। मैं बहुत परप्लेक्स्ड होता हूँ, मतलब कंफ्यूज होता हूँ कि ऑब्जेक्ट इज़ अबाउट टू मूव का मतलब क्या है। आप एक ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो, कहते हैं कि जस्ट ऑब्जेक्ट जब चलने वाला है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। बेटा हमें कैसे पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट जस्ट चलने वाला है? ऑब्जेक्ट जस्ट चल पड़ा तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्टेड मूविंग, लेकिन ऑब्जेक्ट जस्ट चलने वाला है ये हमें कैसे पता लगेगा? राइट? मुझे लगता नहीं कि ये सही होता है। बाकी आप सोच सकते हो, अपना दिमाग लगाना बेटा, सोचना। ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि यही आपको साइंस समझने में हेल्प करेगी कि आपको चीज़ों को गहराई में देखना है बेटा। सुपरफ्लुअस नॉलेज ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आएंगी। अगर आपको अपना करियर साइंस के अंदर बनाना है, यू वांट टू बी इंजीनियर और यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट, यू वांट टू बी अ प्रोफेसर, यू वांट टू गो इनटू रिसर्च, तो आपका एप्टीट्यूड ही ऐसा होना चाहिए। आपको चीज़ों को गहराई से देखना आना चाहिए। वैसे तो अब हर फील्ड इतना ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गया है, हर चीज़ के अंदर ही आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, कोई भी फील्ड है। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। आप इसके ऊपर ज़रूर आंसर देना कि क्या हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ जस्ट अबाउट टू मूव? क्या ऑब्जेक्ट जस्ट हिलने वाला, हमें कैसे पता लगेगा? हाँ, आप कहोगे सर वो थोड़ा हिल गया, तो वो तो हिल चुका है ना, हमें कैसे पता लगेगा कि वो चलने वाला है? राइट? ओके, फाइंड द मिनिमम फोर्स P सो दैट 5 kg जस्ट बिगिन्स टू मूव। ओके, ये क्वेश्चन है। एंड if the force applied is twice the above value, find the acceleration। एक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है। अब देखना बेटा ध्यान से, अब इसके ऊपर कितनी फोर्स लगी हैं? एक तो लगी है mg, ओके 5g, एक लगी है नॉर्मल रिएक्शन R ऊपर की तरफ, और एक लगेगी इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ। अब बेटा जिस फोर्स पे इट जस्ट बिगिंस टू मूव वो क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये चलेगा। राइट? क्योंकि ये डेफिनेशन है बेटा, जिस फोर्स पे ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, उस वक्त जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। सर उससे पहले, अच्छा अगर नहीं चला, उससे पहले जितनी भी वैल्यूज़ हैं फ्रिक्शन की वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज़ हैं। अब बेटा P शुड बी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं P शुड बी इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन FL। तो P इक्वल्स टू म्यू S इंटू R। अब आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन से R की वैल्यू कितनी आ गई? mg। अगेन बेटा अभी पिछले आर्टिकल में फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आई थी? mg cos थीटा आई थी। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg है। तो आपको ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन के लिए आपको सोचना है, देखना है, अप्लाई करना है। तो R यहाँ पे कितना हो गया? 5g। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू कितना दिया हुआ है? 0.4 इंटू 5 इंटू 10, यानी कि कितना आ गया? 20 न्यूटन। तो आपको 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करोगे, दिस ऑब्जेक्ट विल बिगिन टू मूव, इट विल जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन दिस सरफेस। ओके, लेट अस सी सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट कहता है अगर आपने इससे डबल फोर्स लगा दी, यानी कि 40 न्यूटन फोर्स लगा दी, फिर क्या हो जाएगा? लेट अस सी। अगर आपने 40 न्यूटन फोर्स लगाई है और इस तरफ फ्रिक्शन कितनी आई थी? अभी हमारी 20 न्यूटन आई थी, तो क्या करेगा बेटा? ये पहले ही एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, अभी एक्सेलरेट करेगा। किस तरफ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल में तो इक्विलिब्रियम है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं करेगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। लेट अस सी। तो न्यूटन सेकंड लॉ, F नेट इक्वल्स टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ का एक हिस्सा। राइट? ये पूरा कंप्लीट लॉ तो नहीं होता है, मैंने आपको बताया था।
तो कितना आ गया 40 माइनस 20 इक्वल्स टू m इंटू ए, तो 20 इक्वल्स टू 5 इंटू ए, तो ए कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द एक्सेलरेशन. सो ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट विद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला. एक और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व. ये क्वेश्चन है बेटा. ये एक ब्लॉक है 4 kg, ये दूसरा ब्लॉक भी 4 kg का है. ये एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है. हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन वहाँ पर जो सरफेस होता था बेटा वो स्मूथ होता था. स्मूथ मतलब जिस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि म्यू की वैल्यू 0 होती थी. यहाँ पर म्यू कितना है 0.2 है. अब ये बोल रहे हैं इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करो. ए एंड टी टेंशन भी फाइंड करनी है और आपको एक्सेलरेशन भी फाइंड करनी है. तो बेटा ये नीचे जाएगा, ओके 4g, ये ऊपर टेंशन लग गया इसके ऊपर टेंशन इधर लगेगा. ओके, पहले इसकी इक्वेशन लिखते हैं बेटा. इसकी इक्वेशन अगर आप लिखोगे क्या बन जाएगी 4g माइनस टी इक्वल्स टू 4a. अब इसके ऊपर देखते हैं, म्यू मैं नीचे लिख देता हूँ, म्यू इज़ 0.2. अब इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगी. अब ये बेटा किधर एक्सेलरेट करेगा, राइट की तरफ ए. अब इसकी इक्वेशन अगर आप लिखोगे टी माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू 4 इंटू ए. वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग होगा. तो ये इस तरफ एक्सेलरेट करेगा. तो एक्सेलरेशन कितनी है ए, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इक्वल्स टू एम ए. अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करते हैं. फ्रिक्शन क्या होता है म्यू इंटू आर. म्यू कितना हो गया 0.2, आर कितना हो गया 40, आर एम जी हो जाएगा ना यहाँ पे, आर एम जी. तो कितना आ गया बेटा 8 न्यूटन आ गया ये. तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई आपके पास 8 न्यूटन. हम इसे पुट कर देते हैं t माइनस 8 इक्वल्स टू 4a. ओके, एंड ये 40 माइनस टी इक्वल्स टू 4a. अब आप इक्वेशन ऐड करो, t कैंसिल, 32 इक्वल्स टू 8a. तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो बेटा 4 kg नीचे एक्सेलरेट करेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, और ये ब्लॉक इधर एक्सेलरेट करेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ. ओके, एंड और क्या होगा, टेंशन भी पूछी है उन्होंने, t माइनस 8 इक्वल्स टू 4 इंटू ए. इसको यूज़ कर लिया मैंने, t माइनस 8 इक्वल्स टू 4 इंटू ए. तो t की वैल्यू कितनी आ गई 8 प्लस 16, तो टेंशन कितना आ गया 24 न्यूटन. तो रस्सी के अंदर टेंशन कितनी आ जाएगी, टेंशन मतलब पुलिंग फोर्स, तो इस रोप के अंदर टेंशन कितनी आ जाएगी 24 न्यूटन. अगर आपको टेंशन क्लियर नहीं है तो आपको प्लीज़ उसका वीडियो देखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे बेटा यूज़ होते हैं. जो मैकेनिक्स का क्वेश्चन बनता है उसमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, और तभी आपको पता लगता है कि आपको ये सारा कुछ क्लियर है या नहीं है. तो जैसे इसके अंदर ये भी बोल सकते थे, मान लो इसको हमने रेस्ट से रिलीज़ कर दिया, इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज़ किया गया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस आफ्टर 2 सेकेंड. तो बेटा इसकी वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद पूछते हैं. इस सिस्टम को रेस्ट पे ऐसे रख के हमने रिलीज़ कर दिया. अब ये बोल रहे हैं 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी निकालो. सपोज एक एक्सटेंड कर देते हैं क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. वी तो 0 है, u 0 है. एक्सेलरेशन कितनी आई है 4 इंटू 2 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड.
तो देखो बेटा, लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन में काइनेमेटिक्स डाल दिया, राइट। यही फिजिक्स का सबसे आप डिसएडवांटेज बोल सकते हो, क्योंकि अगर आपको काइनेमेटिक्स नहीं आता होगा तो फिर लॉज ऑफ मोशन में आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन बेटा यही इसका एडवांटेज भी है। पिछला आपका जितना स्ट्रांग होगा, आगे आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगर पिछला बिल्कुल आप कॉम्पैक्ट रख के चलते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स एयर टाइट करते हो, मतलब उसके अंदर कोई फ्लॉ होना ही नहीं चाहिए, सारा कुछ एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, तो अगले लेक्चर में आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछला आपको सारा आता है। यस, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। सो बेटा इसको अच्छे से समझना, राइट। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसके फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले इजी वाले करेंगे, एनसीईआरटी के करेंगे, और उसके बाद फाइनली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, राइट। ओके, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।